जब मैंने अकाउंट खोला तब तो मैंने तकरीबन धीरे धीरे करके एक साल में एक महीने की सैलरी डाल दी, थोड़ी थोड़ी करके। एक महीने की सैलरी डाल दी? 30-40 हज़ार, ज़्यादा नहीं होगा। और जिसमें 5% 10% प्रॉफिट आ गया वो निकाल लिया, जिसमें लॉस आ रहा है उनको छोड़ दिया कि देखा जाएगा। तो ये जो स्टॉक सिलेक्शन है, हाँ जी किस बेसिस पे हो रही है? सर, उस टाइम मेरा ऐसा नहीं था कि कोई स्टॉक डबल हो जाए ट्रिपल हो जाए। उस टाइम ऐसा था कि ठीक है, अगर मैं ये पैसा एफडी में रखता हूँ तो एफडी में रखूँगा तो उसका आएगा 6%। आई थिंक यही चल रहा था, 6 भी नहीं था, 5.25 था उस टाइम, 5.25 था उस टाइम रेट। सब लोग बोलते हैं कि हमने तैरना कैसे सीखा, हमें तो उठा के फेंक दिया जाता था नदी में, नहर में। तो मैं बोलता हूँ ये तो तुम्हारी स्टोरी है। सेम सीन करते हुए कितने बह गए होंगे, उनकी स्टोरी तो कोई बताएगा ही नहीं आके। 29 साल का एक यंग इन्वेस्टर ऑप्शन ट्रेडर बन गया। शुरुआत में ऐसा नहीं था, अपने दोस्तों की बातें सुन सुन के कान पक गए और ऑप्शन ट्रेडिंग की तरफ इंटरेस्ट बन गया। जब जॉब करते हैं तो जॉब करते करते पूरे साल की सैलरी में से एक महीने की सैलरी स्टॉक मार्केट में डाल दी। कहा कि इसको मैं ऑब्जर्व करूंगा, देखूंगा कि ऊपर जाने वाली है या नीचे। साथ में मैक्रो इकोनॉमी और जीडीपी की तरफ पूरा ध्यान था कि ये जो मैक्रो इकोनॉमी के इवेंट्स होते हैं, मतलब तेल के दाम बढ़ गए या गिर गए, कहीं युद्ध हो गया, यूएस ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया या घटा दिया, उसका इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर क्या होता है, इंडिया की स्टॉक मार्केट, इंडिया की जीडीपी के ऊपर क्या होता है, इन चीज़ों की तरफ ध्यान दिया। साथ में ये भी ध्यान दिया कि मेरे को सीखना है प्रैक्टिकल लेवल पे, तो अपने आप को रेडी करने की पूरी कोशिश की। हाँ, इंडिया की जीडीपी के ऊपर पूरा भरोसा था कि इंडिया ऊपर जा रहा है पिछले कुछ सालों में, या लेट्स से फ्यू मंथ्स फ्यू ईयर्स से इंडिया का इम्पैक्ट पॉजिटिव है पूरे वर्ल्ड मैप के ऊपर। तो क्यों ना इंडिया के ऊपर इन्वेस्ट किया जाए, इंडिया की स्टॉक मार्केट के ऊपर किया जाए। उससे इंडिया का फ़ायदा तो हो ही रहा है, स्टॉक मार्केट का हो रहा है, तो शायद हमारा भी हो जाएगा। इस सोच के साथ मार्केट में आए, लेकिन पढ़ाई के साथ, समझ के साथ, प्रैक्टिस के साथ। लेकिन फिर हो गया कोविड। अब कोविड में किस तरीके से अपने आप को संभाला, समझा, देखा, अपने इन्वेस्टमेंट्स को देखा, ये सब कुछ और पूरी की पूरी जर्नी इस 29 साल की ट्रेडर की इस पॉडकास्ट में आपको देखने को मिलेगी। होपफुली आपको अच्छी लगे। तो आइए शुरू करते हैं। ओके जसप्रीत, इंडिया में 60-70 लाख इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, ज़्यादा हो गए। हाँ, उनमें से एक आप अभी भी हो। तो ये जो इंजीनियर होते हैं, और ये इंजीनियर जो हैं आज के इंजीनियर हैं, उनका माइंडसेट थोड़ा अलग हो चुका है। आई वॉज ऑल्सो एन इंजीनियर, और हमारा होता था कि यार ठीक है यार, जॉब है आईटी में, कुछ टेक कर लेते हैं, कुछ ये कर लेते हैं। बट आज का जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ही इज़ अवेयर ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स, स्पेशली इन्वेस्टिंग एज वेल। तो आप भी उनमें से एक है, आपकी भी जर्नी वहाँ से शुरू हुई। आई वांट टू जस्ट स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट कि पहला इन्वेस्टिंग या स्टॉक मार्केट वर्ड आपने कब सुना सीरियसली? मतलब सुना तो ऐसे ही हाँ जी सर, पर सीरियस तरीके से यार ये क्या होता है, कब था? सर तकरीबन 2 साल हो गए थे मुझे जॉब करते हुए। 18 की बात है, 2 से 2.5 साल हो गए होंगे। तो मैंने जो नई कंपनी ज्वाइन की, तो वहाँ पे जैसे शाम को चाय वगैरह पीने जाते हैं टीम के साथ, खाना खाने जाते हैं, तो देख रहा हूँ सारे एक ही बात कर रहे हैं। अच्छा, स्टॉक्स की बात कर रहे हैं। उसमें वहाँ एक लड़के का नाम भी रख रखा है, झुंझुनवाला। मुझे पता नहीं कौन है झुंझुनवाला। अच्छा मुझे तो बाद में जाके पता चला, अच्छा राकेश सर हैं, जो कि जानी मानी हस्ती हैं स्टॉक मार्केट की दुनिया में। तो वहाँ पे मैं सिर्फ सुनता था, मेरे पास कोई टॉपिक नहीं था, कोई रिप्लाई नहीं था किसी के पास करने के लिए, लेकिन वहाँ सब यही बातें चलती थी। दोस्त अच्छे थे, उनसे मैंने पूछा, उन्होंने बताई चीज़ें कि अच्छा ये ऐसे होता है, कंपनियां होती हैं, लिस्टेड होती हैं मार्केट पे, NSE BSE पे, करेक्ट, उनके आप स्टॉक्स ऐसे खरीद सकते हो, उनमें हिस्सा खरीद सकते हो। ठीक, उसका मैंने बोला कि क्या फ़ायदा होगा मुझे? कहते उनकी वैल्यू बढ़ती है, वैल्यू बढ़ेगी तुम बेच दोगे, तुम्हारा फ़ायदा है वो। चाहे सही है ये चीज़ भी। तो वही तब मैंने पहली बार सीरियसली सुना, तो उनसे पूछ के कर आके मैंने ज़रूरत पे अकाउंट भी खुलवाया। दिस इज़ कौन सा साल है ये? 2018 है तकरीबन, 2018 में। ओके हाँ जी। तो 2 साल उस कोविड सिचुएशन के 2 साल पहले, जब सब कुछ दुनिया में नॉर्मल चल रहा था, स्टॉक मार्केट में नॉर्मल चल रहा था, तब आपने पहला अकाउंट खोल लिया? हाँ जी। ओके, उस टाइम मुझे कुछ नहीं पता था, बस मैंने अकाउंट खोल लिया कि अभी देखेंगे।
जो ये लोग बोलेंगे वैसा कर लेंगे हम भी। अच्छा, हाँ जी। मतलब दोस्ती यारी में हाँ अकाउंट जी। खोल लिया कि ठीक है यार आप लोग कर रहे हो, हाँ जी, मैं भी हाँ थोड़ा जी। एक्सपेरिमेंट कर लेता हूँ। हाँ जी, अच्छे दोस्त थे, अभी अच्छे। भी हैं, अभी बहुत कम टच में हैं, बट ठीक है। अच्छा, वो भी इन्वेस्टिंग कर रहे हैं अभी? हाँ जी, एक एक सर थे हमारे, तो वो तो उन्होंने डीएलएफ के लिए थे बहुत कम प्राइस पे, तो Okay. उनकी सक्सेस स्टोरी डीएलएफ की थी। मतलब आई थिंक जब वो पेनी स्टॉक था बहुत कम था, तब उन्होंने ख़रीदा था 400-500 पे तकरीबन, आई थिंक यही प्राइस था इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली। अच्छा, तो उनका तो बहुत मल्टीफोल्ड्स हो गया था। तो हाँ जी, ठीक वैसे है। तो अभी इस दुनिया की तरफ एक्सपोजर हो गया आपका हाँ जी। 2018 में, हाँ कि आपको समझ में आने लग गया कि दोस्ती यारी में कर रहे हैं, और काफ़ी लोग सीरियसली कर रहे हैं, कई लोगों के तो नाम भी रख दिए हैं करेक्ट। जो कि सक्सेसफुल इन्वेस्टर हैं। Correct. तो एटलीस्ट वो लोग तो उस टाइम पे बहुत सीरियस हो चुके हैं, हाँ जी, उनको बहुत साल हो गए थे तकरीबन। बहुत साल हो गए थे। तो देन काइंडा यू केम इनटू पिक्चर, आपका शुरू हुआ, बट ये सीरियस अफेयर हाँ कब जी। शुरू हुआ, कब बना कि यार इस पे कुछ हो सकता है हाँ यार, जी। इस पे तो मैं आई कैन मूव टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ वेल्थ क्रिएशन, हाँ ये कब हुआ? ये सर जब मैंने अकाउंट खोला तब तो मैंने तकरीबन धीरे धीरे करके एक साल में एक महीने की सैलरी डाल दी, थोड़ी थोड़ी करके। एक महीने की सैलरी डाल दी? 30-40 हज़ार, ज़्यादा नहीं होगा। और जिसमें 5% 10% प्रॉफिट आ गया वो निकाल लिया, जिसमें लॉस आ रहा है उनको छोड़ दिया कि देखा जाएगा। ये डिसीजन निकालने का या नहीं निकालने का वो किसका था, आपका था या दोस्तों का? मेरा अपना ही था ये उस टाइम। अच्छा। जैसे हमारे दिमाग में आता है कि चलो ठीक है 10% बन गया बहुत है, 15% बन गया, 20% बन गया बहुत है, निकाल लो। बट डोंट यू थिंक कि उस टाइम पे व्हेन यू आर न्यू, जब आप नए हैं, हाँ जी। उस समय आपने अपने एक महीने की सैलरी स्टॉक मार्केट में डाल दी? हाँ जी। किसी ने कहा नहीं यार एक महीने की सैलरी डाल रहा है, इतना रिस्क एपिटेट ले रहा है, मतलब पूरा का पूरा सैलरी चला जाएगा अगर नुकसान हुआ तो? नहीं सर, वो मैंने धीरे धीरे डाला था, 10,000 डाल अच्छा। दिया 4 महीने में, फिर 10,000 डाल दिया, कर करा के। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हाँ एक्यूमुलेट जी, किया हाँ है जी, एक साल में। उसके बाद ऐसा ही चलता रहा, 2-2.5 साल और चला, तकरीबन 2 साल चला होगा। 2 साल चला? हाँ जी, 2 साल चला होगा। इतना ही पोर्टफोलियो था, नेट लॉस में ही था, अच्छा। कोई प्रॉफिट नहीं, कुछ नहीं। उसके बाद आपके क्वेश्चन पे आते हैं, तो मैं उसके बाद दुबई मूव हुआ, मेरा जॉब दुबई में लग गया, अबू धाबी में लग गया बेसिकली। तो वहाँ पे जाके जैसे सैलरी इंक्रीज़ हुआ, टैक्स भी नहीं है, कुछ नहीं है। अभी मैंने सोचा कि चलो अभी थोड़ा लाइफ स्टेबिलिटी की तरफ आ रही है, हाँ, तो अभी थोड़ा रिस्क लिया जा सकता है। जैसे आप बोलते हो कि जब आप जल्द अर्ली एज में होते हो तो आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो, तब मेरी एज रही होगी 26 के आसपास। अच्छा। हाँ जी, तो मैंने सोचा कि देखा जाएगा, एक महीने की वहाँ की सैलरी मैं डाल देता हूँ। वहाँ की एक महीने? ये है 19 में, अक्टूबर नवंबर की बात, नवंबर की बात होगी, 2019 में। ओके। हाँ यार, जी। एक तरीके से फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव हाँ जी। यू हैड अ डिसेंट रिस्क एपिटेट, रिस्क तो अच्छा खासा ले रहे थे। तब सर मैं साथ के साथ थोड़ा पता भी चल गया था, अच्छा कौन ऊपर जा रहा है, क्यों जा रहा है। अच्छा, मेरे को बताओ हाँ कि जी। किसी को पता था तुम ये कर रहे हो? नहीं, मुझे नहीं लगता आज भी पता होगा। मतलब फैमिली, फ्रेंड्स में भी कुछ दोस्तों को शायद पता होगा। नहीं सर, मैं ज़्यादा वोकल नहीं था तब। अच्छा। इनफैक्ट मैं जब भी जॉब लगी हाँ, तब भी लोगों को ऐसे शायद पता होगा कि हाँ इसका अकाउंट है, डीमैट अकाउंट, क्योंकि सबके होते हैं वहाँ पे, हाँ, पुणे की बात है। करेक्ट। लेकिन वहाँ पे जाके मैंने इतना पैसा ऐड किया, उसके बाद मैंने तकरीबन वो नवंबर 19 के बाद तकरीबन 2-3 महीने में मैंने काफ़ी ऐड कर दिया। इनफैक्ट एक महीने के नहीं, मैंने 2-3 महीने की सैलरी ऐड कर दी। इनफैक्ट मेरा मेजर जो सेविंग था वहाँ का, 6 महीने हो गए थे मुझे जॉब करते हुए, मेजर सेविंग मैंने स्टॉक्स में डाल दिया था। ओके। हाँ जी, उसमें मोस्टली फ्रंट रनर्स भी थे, जिसमें निफ्टी के टॉप 10 स्टॉक्स आ जाते हैं, और थोड़े सेमी रिस्क वाले भी थे। तो ये जो स्टॉक हाँ जी। सिलेक्शन है, हाँ जी किस बेसिस पे हो रही है? सर, उस टाइम मेरा ऐसा नहीं था कि कोई स्टॉक डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए। उस टाइम ऐसा था कि ठीक है, अगर मैं ये पैसा एफडी में रखता हूँ तो एफडी में रखूँगा तो उसका आएगा 6%। आई थिंक यही चल रहा था, 6 भी नहीं था, 5.25 था उस टाइम, 5.5 5.25 था उस टाइम रेट। तो मैंने सोचा कि 5.25 में रखने से अच्छा, अभी मुझे 2-2.5 साल हो गए हैं, अभी मुझे इतनी भी अकल आ गई है कि अगर वो पैसा मैं पड़ा रहने देता, जो मैंने फर्स्ट इन्वेस्टमेंट 18 में की थी, अगर वो पैसा पड़ा भी रहने देता, वो अब तक डबल ट्रिपल हो गया होता। मैं ट्रैक तो कर रहा था स्टॉक्स में, हाँ। आधे स्टॉक्स तो मैंने 2-2, 3-3 स्टॉक्स इसीलिए लेके रखे थे, सिर्फ उनको ट्रैक करने के पर्पज से, हाँ, कि 2-3 चलो तुम्हें डेली अगर दिख जाए हफ्ते में एक बार, तो तुम ट्रैक कर पाओ कि वो कैसी कर रही है कंपनी, क्या कर रही है। तो थोड़ा वो आइडिया हो गया था कि अगर लॉन्ग टर्म में अगर आप टिके रहो इस मार्केट में तो तुम प्रॉफिटेबल होगे,
करेक्ट। और एनी डे तुम उसके एफडी के रिटर्न को तो बीट करोगे ही करोगे। तो ये सब मेंटालिटी को लेते हुए मैंने अपना डाल के रख दिया कि हो सकता है अभी मेरी सैलरी आ रही है, अभी मुझे इसको टच करने की ज़रूरत नहीं है, मेरी कोई लोन नहीं है मेरे पे, कोई मेरी इमीडिएट नीड नहीं है। करेक्ट। हाँ जी, ये सब देखते मतलब हुए। पेशेंस था। हाँ जी, उस क्या होता है ना स्टॉक मार्केट में, और ये ग्लोबल बात है जो हाँ मैं जी। बता रहा हूँ कि सबको ना रिच होना है, हाँ जी। किसी को वेल्दी नहीं होना है, हाँ जी। सबको अमीर बनना है। कि मेरे को ना स्टॉक मार्केट जैसे ना वो हैरी पॉटर, हमारे टाइम पे ना हैरी पॉटर की मूवीज़ आया करती थी, हाँ जी। तो उसके बाद जादू की छड़ी होती थी, वो ऐसे कुछ करता था, जादू हो जाता था। तो स्टॉक मार्केट एक जादू की छड़ी है और एकदम से आपका पैसा डबल ट्रिपल 4 गुना हो जाएगा, हाँ जी। जबकि ऐसा नहीं है। सब लोग बोलते हैं कि हमने तैरना कैसे सीखा, हमें तो उठा के फेंक दिया जाता था नदी में, नहर में। तो मैं बोलता हूँ ये तो तुम्हारी स्टोरी है, सेम सीन करते हुए कितने बह गए होंगे, उनकी स्टोरी तो कोई बताएगा ही नहीं आके। एग्जैक्टली। जो बह गए हैं उनकी स्टोरी तो कोई बताएगा ही नहीं पब्लिकली आके, भी मैंने ऐसे करके फेंक दिया था, वो बंदा डूब गया। वो खुद भी शर्म लाज से खुद नहीं बताएगा। हाँ, मैं डूबने वाला था, मुझे 4 लोगों ने मिलके बचाया। हाँ। तो वो सब देखते हुए हम पॉजिटिव चीज़ों को ही देखते हैं। हाँ जी। तो इन दैट सेंस व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, जब पहली बार इन्वेस्ट हाँ कर जी। रहे थे, तब तो मेरी आप सीरियस इन्वेस्टिंग थी 19 में। 19 में, हाँ जी। अक्टूबर 19 में, एंड आप दुबई में 6-7 महीना हो गया था हाँ आपको जी। काम करते हुए, तो इतना रिस्क तो ले ही सकते हैं कि यार। और वैसे भी मैं उस स्टॉक में पैसा लगा रहा हूँ जो कि एक तरह से इंडिया की इकोनॉमी के साथ चलता है। इंडिया की इकोनॉमी के साथ चल रहा हूँ, इंडिया के उन कंपनीज के साथ जो परफॉर्म करती आ रही हैं, सालों से बैठी हैं। करेक्ट। बट देन दिस इज़ वेरी सेफ, एंड आइडली सबको शुरुआत ऐसे ही करनी चाहिए। मतलब जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए दिस इज़ अ वन गुड इंस्पिरेशन एंड अ पॉइंट वेयर आप रिस्क भी ले रहे हो, क्योंकि आप 1 महीने की सैलरी डाल रहे हो, विच इज़ ओके। बट देन वो पैसा पड़ा पड़ा एफडी में या कहीं और पे जाके कितना को रिटर्न देगा, और अगर नहीं भी करोगे एफडी में तो सेविंग अकाउंट में पड़ा पड़ा और रोट हो रहा है पैसा। हाँ जी, डेफिनेटली। तो अगर आपको इन्वेस्ट करना ही है स्टॉक मार्केट में, तो दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ जसप्रीत, जहाँ पे उसको आइडिया था कि उसको अमीर नहीं बनना है, उसको अपने पैसे को कहीं काम पे लगाना है और एफडी को बीट करना है, और एफडी को बीट करना है, हाँ इन्फ्लेशन को बीट करना है। हाँ जी। ये नहीं है कि मैं यार ये, क्योंकि सुना तो आपने भी होगा हाँ जी। यार फ्रॉम योर फ्रेंड्स, एंड दैट्स अ गुड थिंग कि आप कह रहे हो ना अच्छे दोस्त हाँ हैं। जी। ये अच्छे दोस्त ना सारी उम्र रहने चाहिए, हाँ। क्योंकि जो लोग ये कहेंगे ना आपको कि यार आजा स्टॉक मार्केट में, इतना है पैसा, इतना है प्रॉफिट, वो दोस्त है ही नहीं, उनको खुद ही नहीं पता है कि स्टॉक मार्केट क्या है। करेक्ट। हाँ जी। मोर और लेस जो लोग आपको कह रहे हैं कि वेल्थ क्रिएशन होएगा, यू हैव टू बी जस्ट पेशेंट। किसी ने कहा होगा आपको? हाँ जी, थोड़ा हाँ जी, patience, मुझे अच्छे लोग क्योंकि मिले ये हैं। एट्रीब्यूट एकदम से शायद पता नहीं ऑटोमेटिकली आती है नहीं, हाँ जी। बट अगर किसी ने कहा है आपको, वो बंदे को आपको सारी उम्र के लिए थैंकफुल होना चाहिए, बिकॉज यही एक एट्रीब्यूट होती है जो एक नए इन्वेस्टर या ट्रेडर में नहीं होती। हाँ। उसको बनना है अमीर। तो आपने निफ्टी में डाल दिया, आपने टॉप लार्ज कैप में डाल दिया। हाँ जी, लार्ज कैप कह लीजिए, बट वो उसमें स्टॉक्स थे। उसमें स्टॉक थे। हाँ जी। अभी आगे का मूवमेंट क्या था आपका? अभी आपने वेटिंग किया, चेक किया आगे मैं का observe करता 2020 हूँ। फिर 2020 आया जो सबके लिए आया। हाँ जी। उस 2020 में आपकी साइकोलॉजी क्या थी? हाँ जी सर, वो भी मैं शेयर करना चाहूँगा। उस टाइम ऐसा था कि तकरीबन मुझे 6-8 महीने हो गए थे, और धीरे धीरे करके मैंने तकरीबन जितना मेरा वहाँ पे कैपिटल बना उसका मैंने 50% मेरा स्टॉक्स में आ गया था, लार्ज कैप में। अच्छा। क्योंकि मुझे पता था कि लार्ज कैप हैं, ये इंडिया की इकॉनमी के साथ चलते हैं। अगर तुम्हें इंडिया पे भरोसा है कि इंडिया अच्छा कर रहा है, स्टार्टअप्स अच्छी खुल रही हैं, अच्छी कंपनीज आ रही हैं, इंडिया में कंज्यूमर्स हैं अपने उतने, तो ये कंपनीज डूब नहीं सकती। करेक्ट। अगर ये डूब गई तो इंडिया की इकॉनमी डूब जाएगी। हाँ। सीधी बात है। तो करते करते 4-5 महीने की सैलरी आ गई, इसमें अच्छा खासा अमाउंट बन गया, जो मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतना पैसा भी डालूंगा। उसके बाद 2020 आया, जैन फेब में आई थिंक बजट के बाद भी गिरी मार्केट। हाँ। तो उसका मुझे लगा कि ये टेम्परेरी चीज़ें हैं, ठीक है, कोई मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर आया मार्च। मार्च में सबसे पहले तो जो न्यूज़ पे मैंने कैप्चर किया वो ऐसा था कि पेंडेमिक आई है। तो मैं थोड़ा पढ़ता रहता हूँ हिस्ट्री का, मतलब मुझे ऐसे ही पढ़ने की आदत है, विकीपीडिया पे बहुत पढ़ता हूँ मैं। तो जहाँ तक मैंने पेंडेमिक्स का हिस्ट्री पढ़ा था, तो लास्ट पेंडेमिक आई थी आई थिंक वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम, 1914-18 के टाइम। तो उस टाइम ऐसा था कि स्टॉक मार्केट छोड़ो, लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, हाँ। लोगों के पास दवाइयों के लिए पैसा नहीं है, डॉक्टर्स ऑक्यूपाइड हैं, घर घर मौतें हो रही हैं। तो थोड़ा मैंने कोविड का भी पढ़ा। कोविड का आई थिंक फर्स्ट वेरिएंट 14-15 में आया था, तब सेम जो हुआ अपना 20 में
सेम चीज़ का एक आर्टिकल पढ़ा है 2014-15 में लिखा हुआ, जो चीज़ें 20 में हुई हैं वो सब लिखी हुई हैं उसमें। अच्छा, वो मुझे मिल गया ओके। कि ये सब चीज़ें हो सकती हैं जब तुम्हारी पेंडेमिक आती है। तो मार्केट ऑलरेडी गिरना स्टार्ट हो गई थी, आई थिंक 10-12% मार्केट का ड्रॉप आ चुका था उस टाइम तक। तो मैंने सोचा कि भाई अभी जो लोग होंगे क्या करेंगे, स्टॉक मार्केट का सोचेंगे या अपनी डेली लाइफ का सोचेंगे, ज़िंदगी का सोचेंगे। हाँ जी। तो ये देखते हुए मैंने बोला कि भाई पहले ही 100 साल में एक बार वाली इंसिडेंट है, तो रिस्क नहीं लेते हैं। अच्छा खासा पैसा है मेरा, मतलब मोस्टली जो मेरा जितना आज तक का सेविंग था वो स्टॉक्स में ही था। तो मैंने 10-12% काफ़ी बन जाता है उस टाइम, कोर्स। तो मैंने लॉस बुक करके निकल गया। आई थिंक उस टाइम मार्केट 12,500 12,800 टॉप था, तकरीबन 11,000 के आसपास आई थी मार्केट। तो मैंने बोला कि अभी तो कोई दवाई नहीं है, कुछ नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है। इस पॉइंट इन टाइम पे अगेन मैं पूछूंगा कि आपको किसी ने कहा कि करना चाहिए या अगेन आपका थॉट प्रोसेस था ये? नहीं सर, ये मेरा थॉट प्रोसेस था। क्योंकि बहुत कम लोगों ने, मैं ऐसे एक रैंडम नंबर बोल सकता हूँ हाँ जी। कि मे बी 7 से 8%, 10% लोगों ने सोचा होगा इस तरह से और किया होगा हार्डली actually- 1% ने। हाँ, किया बहुत कम लोगों ने भी होगा उसके बाद। पर द पॉइंट हेयर इज कि ये एक जिगरे वाला डिसीजन है हाँ जी, कि मेरा इतना पैसा है, हाँ जी, निकाल देता हूँ लॉस पे, क्या पता मार्केट कल को रिकवर हो जाए, और क्या most- पता ये टेम्परेरी हो। हाँ जी। और मोस्टली पैसा था वो मेरा। तो सेम आपको मैं वही बताऊंगा, उसका मेन रीज़न यही है कि मैं पढ़ता रहता हूँ। अच्छा, तो कुछ भी ऐसा होता है व्हाट्स द सोर्सेस, क्या सीखते, कहाँ से पढ़ते हैं? सर, विकिपीडिया भी पढ़ता हूँ मैं, यूट्यूब पे ये सब हिस्ट्री का बहुत पढ़ता हूँ। टॉपिक सर मैं आपको बताऊँ, जैसे आपने बोला कि कोई वॉर हुई है ना, वो वॉर निकाल लूँगा, उसके आगे पीछे के इंसिडेंट विकिपीडिया पे जैसे लिंक्स दे रखे हैं वो वहाँ पे कनेक्ट होंगे, फिर वो पढ़ूंगा वो। तो एक तरह से जैसे आप एक मैप बन जाता है दिमाग में कि अच्छा ये इंसिडेंट हुआ, इसकी वजह से यहाँ ट्रिगर हुआ, फिर वहाँ से ये जंप किया, ऐसे हुआ। जैसे तो वो वो सब चीज़ें, इन्वेस्टिगेशन वाली मूवीज होती है ना, हाँ जी, हाँ तो जी, पुलिस इंस्पेक्टर होता है, वो बोर्ड लगा लेते हैं, उसके बाद अखबार के ऐसे ऐसे बस धागे वही लगा है। लेते हैं साथ में। इज हाँ दैट जी। व्हाट यू, नॉट लाइक दैट, We- बट एटलीस्ट मेंटली यू डू दैट। मेंटली आई डू दैट। हाँ जी, तो जो लोग देख रहे हैं उनके लिए एक चीज़, एक लर्निंग ये बन जाती है कि ऐसा नहीं है कि स्टॉक मार्केट में सिर्फ रिस्क वाली बात हो सकती है। जहाँ पे अपॉर्चुनिटी आती है उसमें सेफ्टी के साथ साथ आप आगे चल सकते हो। बस आपका माइंडसेट होना चाहिए कि कब मार्केट पे डालना है और कब पैसा निकालना है। अच्छा, पैसा निकाला आपने? हाँ जी सर, आगे जाके। ओके। हाँ जी। पिछले 1.5 साल में क्या लर्निंग्स हैं, कहाँ से कुछ सीख रहे हैं, या कोई एक्सपीरियंस ही सिखा रहा है, या कुछ नया चीज़ें ट्राई कर रहे हो? सर उस टाइम, हाँ जी, उस टाइम के बाद फिर मेरे पास कैश पड़ा था, तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी। मार्केट बहुत ज़्यादा अच्छी खासी ओवरसोल्ड चल रही थी, काफ़ी ज़्यादा प्राइसेस थे सब चीज़ों के। तो मैंने सोचा अभी क्या करें। तो मैं शुरू से ट्रेडिंग के बिल्कुल अगेंस्ट था, ऑप्शन ट्रेडिंग। पहले मैं यहाँ पे रुकना चाहता हूँ, ऑप्शन ट्रेडिंग के? ऑप्शन ट्रेडिंग के वाई? सर वही सेम मेंटालिटी कि ये तो जुआ है, आज पैसा डाला डबल हुआ हाफ हुआ, तुम्हें नहीं पता कहाँ पे जाएगा, और इसमें लिवरेज बहुत ज़्यादा मिलती है तो तुम कंट्रोल नहीं कर पाओगे। क्योंकि और आपको मेन रीज़न मैंने शुरू में भी बताया कि उस टाइम था मेरा था कि जो पैसा है मुझे एफडी बीट करनी है। नहीं बट यार, ऐसा हुआ नहीं कभी कि मैं तो नेचुरल हो गया हूँ, मुझे तो पता है कौन सा स्टॉक कब निकालना है, कब अपना प्रॉफिट निकालना है, हाँ जी। तो इसमें भी कुछ कर दूंगा मैं तो? सर नेचुरल तो मैं अब भी नहीं 4 लोगों ने कहा होगा, खुद नहीं मन में आया होगा तो? नहीं सर, ऐसा है कि नेचुरल तो मैं अब भी नहीं कहूँगा कि मैं हूँ कितना हूँ। नहीं बट कॉन्फिडेंस लर्निंग ही है। मैं आई एम नॉट हाँ सेइंग जी। कि मैं नेगेटिवली नहीं कह रहा हूँ हाँ इस जी, चीज़ हाँ को, कि बंदे ने अगर कुछ किया, प्रॉफिट निकाला और पिछले 1-1.5 से कर रहा है वो, हाँ जी, तो उसमें बंदे में कॉन्फिडेंस आ जाता है, नेचुरली आ जाता है कि मैं कर सकता हूँ। और इस सेगमेंट में यू कैन गेट रिच इफ हाँ नॉट जी। वेल्दी, यस, F&O में। हाँ जी। तो वो खुद को रोक पाना, और इनफैक्ट रोक पाना नहीं, उसको दुदकार दिया ना एक तरीके से कि ये तो है ही ये, वो थॉट प्रोसेस क्यों आया? मैं थोड़ा साइकोलॉजी में जाना चाह रहा हूँ, योर माइंडसेट। सर ऐसा नहीं था कि रिच होना है या कुछ होना है। उस टाइम मेरे पास टाइम था, जैसे आपको बताया, मेरा ऑफिस से भी मुझे इतना ज़्यादा हेक्टिक नहीं था, टाइम बचता था मेरे पास, आने जाने का टाइम बचता था। जैसे बताया कि घर से ही काम कर रहे थे उस टाइम तक भी, 21 तक भी, इनफैक्ट आज भी हमारा तो वर्क फ्रॉम होम ही है। तो टाइम था मेरे पास, तो मैंने सोचा कि एक एडिशनल स्किल है, चलो देखते हैं करके। और उसके लिए भी मैंने ऐसा नहीं कि
बहुत ज़्यादा रिस्क लेना है मुझे, ऐसा कि चलो ये इतना पैसा है, ये साइड पे निकालता हूँ, इसमें से 20-30 हज़ार चला गया कोई बात नहीं। आई थिंक 2 लाख 2.5 लाख मैंने निकाला था साइड पे, अच्छा। कि इसमें से मुझे मैक्स टू मैक्स जो भी है, अगर सीखा तो सीखा, नहीं तो 20 हज़ार गवा के बाहर आ जाऊँगा। बट आई वांट गो बैक टू F&O हाँ जी, कि ये जुआ है। हाँ जी। ये थॉट क्यों आया? ये थॉट सर इसलिए ही था क्योंकि किसी को लूज करते देखा था पैसा इसमें, इसलिए सर ट्विटर पे ही जो चलता है वही सब देखा था। स्क्रीनशॉट जो आते रहे। हाँ जी, हाँ जी, और उन पे ना मुझे भरोसा है, मतलब अच्छे भी हैं उसमें, लेकिन आपको भी पता ज़्यादातर तो ज़्यादातर हाँ। सारी होते हैं। हाँ जी, सारी हाँ। इफ अगर कोई पैसा बना भी रहा है तो दुनिया को क्यों दिखाएगा वो? हाँ जी। और ऐसा था कि उसमें एक चीज़ और ऐड करूँगा कि लॉस भी होते हैं बड़े बड़े, बहुत कम लोग हैं जो बाहर आते हैं, और अगर वो बाकी लोगों को खींच रहे हैं अपनी तरफ कि हाँ वो हमें फॉलो करो, हमें फॉलो करो, तो दैट मीन्स उनको फॉलो नहीं करना है। एग्जैक्टली। यू टॉक अबाउट लॉस। हाँ जी। आपका अभी तक का सबसे बड़ा लॉस क्या है परसेंटेज में? पैसा मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कितने परसेंट का है, हाँ, कब हुआ, मैं इंसिडेंट जानना चाहता हूँ। वही सर, जब मेरा इनिशियल पीरियड था, कोविड में तो सबका नहीं हुआ नहीं है। कोविड का नहीं, हाँ 21 में ही, तो मैंने जब कैपिटल थोड़ा साइड पे निकाला, हाँ तो उस टाइम आई थिंक RBL के स्टार्ट्स काफ़ी अच्छे थे, RBL बैंक के। ओके। तो उसका भी आई थिंक मैंने जब शेयर्स वगैरह बेचे थे उसके टॉप पे थे, 280 के अराउंड मैंने बेचे थे, तो उस टाइम वो फिर से थोड़ा नीचे आ गया था 230 240। तो ऐसे ही मैंने देख रहा था, मैं दूर के ऑप्शंस थोड़े बेच के कि देखते हैं 500 ही सही, 600 ही सही, जितना भी आएगा। तो उस टाइम मैंने तकरीबन काफ़ी नीचे का पुट बेचा था, बहुत ही नीचे का, आई थिंक तकरीबन 20% नीचे का पुट मतलब बेचा था एक्सपेरिमेंट किया है जनवरी में। हाँ जी, F&O वाला एक्सपेरिमेंट किया हाँ है। जी, मैंने सोचा कि चलो देखते हैं करके, तो आई थिंक 20% नीचे का पुट बेचा होगा, Okay, और आखिरी के 2 दिन एक्सपायरी के बचे थे, okay. तब भी वो 10% तकरीबन दूर था, It's too far. लेकिन लास्ट के 2 दिन जब एक्सपायरी के आए, पकड़ लिया उसने। पकड़ लिया। हाँ जी, तो उसके बाद भी ऐसा हुआ कि मैंने तकरीबन उस टाइम 20,000 आई थिंक 10% बनता है, मैंने लॉस बुक कर लिया। मैंने बोला भाई कानों को हाथ लगाए, लेकिन बाद में मैंने ट्रैक जरूर किया कि देखूं क्या होता था। तो मैंने देखा अभी अगर मैंने ना बुक किया होता लॉस तो मेरा हाफ कैपिटल भी रह गया होता। तो ये चीज़ है कि भाई ऐसा भी हो सकता है। तो उसमें आई थिंक मैंने एक RBL की पोजीशन से ली थी और दूसरी मैंने ली थी निफ्टी की पोजीशंस। बट मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्यों ये वाले निफ्टी तो चलो ठीक है, हाँ जी, बट किस बेसिस पे ली थी? एक तो सर जैसे RBL आपको बताया 270 280 था, तो मेरे हिसाब से वही जो मैंने अपनी थोड़ी बहुत रिसर्च की, उसके हिसाब से मैंने बोला ठीक है जी, अगर थोड़ा बहुत नीचे आ तो गया। क्या है एनालिसिस? लाइक आप ऑप्शन चेन देखते हो, आप स्टॉक को देख के फंडामेंटली चेक करते हो, या आप एक कैलकुलेटेड जजमेंट लेते हो? सर स्टार्टिंग से ऐसा ही रहा कि मैं थोड़ा एनालिसिस करता हूँ, जैसे आप फंडामेंटल एनालिसिस बोल लो उसको, कि भाई उसके रेशियोज़ कैसे चल रहे हैं, प्रॉफिट्स कैसे आ रहे हैं, पैटर्न्स कैसे चल रहे हैं, अपना ROEs वगैरह कैसे हैं। सेम वही चीज़ें हैं जो मैंने पहले अप्लाई की थी, वही मैंने अभी अप्लाई की। तो स्टॉक इस टाइम फेल हो गया। चलता है। हाँ बट जी। स्टॉक ऑप्शंस में आप स्टॉक के फंडामेंटल्स भी देख रहे हो? हाँ जी, हाँ जी, मैं फंडामेंटल्स के बेस पे ही ट्रेडिंग कर रहा था, ऐसा नहीं कि मैंने ऐसे ही। कुछ टेक्निकल नहीं चेक किया, सिर्फ फंडामेंटल्स के बेस पे? हाँ जी, हाँ जी, कई लोग करते हैं ऐसा, इसमें हाँ जी। नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। नहीं, फंडामेंटल्स आई मीन टू से कि बैंक कैसा कर रहा है। आई एग्री विद यू हाँ जी, कि एज इन टर्म्स ऑफ जो उनके रेशियोज हैं या उनका पास्ट परफॉर्मेंस है या जो कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं, हाँ जी, उसके बेस पे यू कैन टेक अ कॉल कि ये इतनी देर में इतना कर जाएगा। हाँ जी। तो सर उस टाइम जैसे मैंने आपको बताया कि बैंकिंग वाले सारे सेल कर दिए थे, उस टाइम मैं कैश पे बैठा था कि अभी कैश है, जहाँ अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जहाँ कोई पैटर्न दिखेगा वहाँ मैं फिर से इन्वेस्ट करूँगा, जहाँ पे मुझे थोड़ा वैल्यू दिखेगी कि अभी वैल्यू से कम रेट में मुझे चीज़ें मिल रही हैं, वहाँ पे इन्वेस्ट करूँगा। तो उस टाइम पे आई थिंक मैंने विवेक बजाज सर के अपना फेस टू फेस जो इंटरव्यूज़ हैं वो देखने स्टार्ट किए थे। ओके। तो मैं देख रहा था उनमें जितने भी इन्वेस्टर या ट्रेडर आ रहे थे सब ऑप्शंस की बात कर रहे थे, जबकि मैं हमेशा अगेंस्ट रहा हूँ ऑप्शंस के तब तक। हाँ हाँ जी। तो तब तक सर इंटरव्यूज़ देखना, वो सब देखना, कि मैंने देखा कि भाई अच्छे लोग भी हैं, जेन्युइन भी हैं,
और कुछ चीज़ें मुझे लग रहा था कि वो लोग वही बता रहे हैं जो उन्होंने एक्सपीरियंस की है। इनफैक्ट वो खुलेआम बोलते थे कि तुम ये चीज़ मत करो। अच्छा, हाँ जी, ओपनली? हाँ, हाँ जी। वो और वो ऐसे नहीं बोलते थे कि भाई तुम आओ, तुम हमारे पीछे आओ। जो मैं आपके पहले बात की है कि जो बंदा तुम्हें बुलाए उसके साथ तो बिल्कुल नहीं जाना। हाँ, तो उस टाइम पे मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, ये भी चीज़ है, थोड़ी जेन्युइन हो सकती है, इसमें भी कुछ ना कुछ तो रहेगा। तो आई रिमेंबर सबसे पहले तो मैंने देखा कि ऑप्शंस होते क्या हैं। उसके लिए सबसे पहले मैंने बुक उठाई। आई थिंक एक किसी इंटरव्यू में मेंशन था शेल्डन नेटनबर्ग की, आई थिंक ऑप्शन वॉलेटिलिटी एंड प्राइसिंग करके बुक है एक। ओके। तो आई थिंक उसमें सब बेसिक्स से दे रखा है कि ऑप्शन ट्रेडिंग होती क्या है, ऑप्शंस क्या होते हैं, बेसिकली ऑप्शंस क्या होते हैं और ऑप्शंस क्यों होते हैं। तो मैंने उसकी ई बुक डाउनलोड की, उसको पढ़ना शुरू किया, तो चीज़ें समझ में आने लगी। अच्छा, ऑप्शन ऐसे होते हैं। ऑप्शन सर अब हम वैसे कैसे भी यूज़ करें, ऑप्शन है तो एक इंश्योरेंस ही है। ओके। कोई भी चीज़ तुमने ले रखी है, जैसे आपने 2000 में चीज़ ले रखी है, तो हो सकता है आप 1900 का उसका पुट बाय करके रखोगे कि भाई कल को अगर ये चीज़ नीचे आए तो वो जो मेरा पुट बाय किया हो वो एज ए इंश्योरेंस काम करे मेरे, कह सकते हो, राइट। तो ऑप्शंस जो हैं, जो मोस्टली ये आई थिंक मेटल इंडस्ट्री में जो भी इंडस्ट्रीज़ काम करती हैं वो ख़रीद के रखते हैं। जैसे आई थिंक रिसेंटली निकल का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो निकल की जो इंडस्ट्री है जो उसके एप्लायंसेस बनाती है, उसका रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा ओवरशूट कर जाएगा, इसलिए वो क्या करेंगे, निकल के कॉल्स खरीद के रखते हैं। तो ऐसे यूज़ होता है ऑप्शंस का मेन। तो सेम स्टॉक्स के ऑप्शन जो उन्होंने बहुत लार्ज क्वांटिटी में शेयर्स खरीद रखे हैं, कल को कोई ऐसा वैसा इंसिडेंट आए जिनसे मार्केट गिरना शुरू हो जाए, बेस्ट एग्जांपल अपने 2008 की या 2020 की, तो जो बड़े बड़े फंड मैनेजर हैं, अगर उनको अपने पोर्टफोलियो में लॉस होना शुरू हो जाए तो कहीं कहीं ऑप्शंस उनका मैनेज कर देंगे लॉस को, हेजिंग होगी एक तरीके से। हाँ जी। तो वो बुक पढ़ी तो उससे थोड़ा आइडिया हो गया, और उसमें थोड़ा ये भी एक्सप्लेन्ड है कि आप कैसे ऑप्शंस लोगे, आप लोगे या खरीदोगे, अकॉर्डिंगली आपका प्रॉफिट लॉस कैसे मैनेज होगा। तो उसमें चार्ट्स दे रखे हैं, मैं चार्ट्स बैठ के कॉपी पेन लेके, अच्छा, मैं दिन रात चार्ट्स बनाता था। मैं ये 2021 में हो रहा है? हाँ जी, हाँ जी, जनवरी 2021 में। जब आप सीरियसली स्टॉक मार्केट सीखने की तरफ जा रहे हो? हाँ जी, हाँ, किताबें देख रहे हो, यूट्यूब चैनल्स विवेक, हाँ जी। अच्छा, और उसके बाद जो यूट्यूब चैनल्स देख रहा था मैं, इंटरव्यूज़ देख रहा था, उसमें मैं देख रहा था जो भी बंदा आ रहा है सब बात कर रहे हैं ऑप्शन सेलिंग की, सब ऑप्शन सेलर्स हैं। ओके। और सब एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि सिर्फ 5% प्रॉफिटेबल है तो तुम इस चीज़ में मत आओ, अगर तुम्हें आना भी है तुम्हें टाइम लगेगा, तुम उतना पेशेंस लेके आओ। तो ऑप्शन सेलिंग ज़्यादातर हाँ जी मांगती है, हाँ जी, पैसा भी ज़्यादा मांगती है। पैसा खैर उस टाइम मेरे पास थोड़ा था, ऑप्शन सेलिंग के लिए था, स्टार्ट करने के लिए था। लेकिन ऐसा था कि फिर मैंने सोचा कि चलो 5% आते हैं, और उसमें से आई थिंक 1% ऑप्शन बायर होते हैं जो प्रॉफिट बनाते हैं, 4% सेलर होते हैं। तो मैंने पंगा लेना ही नहीं है, जो चीज़ वो बोल रहे हैं वो 20-20 साल से हैं उसमें, तो मैं क्यों अपना दिमाग लगाना। तो मैंने बोला ठीक है, ऑप्शन सेलिंग ही ट्राई करूँगा मैं, अगर करूँगा तो। तो अकॉर्डिंगली जो बुक मैं पढ़ रहा था, उस बुक में मैं डायग्राम्स बनाता था कि भाई देखूं, अगर मैं यहाँ पे सेल करूँ, वहाँ पे सेल करूँ, यहाँ पे जाके ऐसे हेज करूँ। तो उस टाइम ऐसा था मुझे कि भाई पंगा नहीं लेना है, जो ये बोल रहे हैं कि सेलिंग करनी है तो ठीक है, मैं सेलिंग ही ट्राई करूँगा। उसके बाद जो ऐप्स आई है, इनमें जिसकी प्रॉबिलिटी 90% प्लस होगी, अच्छा, उसमें जाके ही पंगा लूँगा मैं। उस टाइम यही कर रहा था, 90% प्लस वाले बैट्स ले रहा था मैं। हाँ। और आई थिंक मैंने 2 चीज़ों में बैट ली, एक तो निफ्टी में ली और दूसरी ली आरबीएल बैंक में। ओके। आरबीएल बैंक में इसलिए ली क्योंकि उसके फंडामेंटल्स वगैरह मैं देख रहा था, और वो अपने टॉप से ऑलरेडी आई थिंक 30-40% नीचे आ चुका था। ओह माय गॉड। हाँ जी, और उसके नेक्स्ट बैट जो 90 प्लस थी, वो मैंने और 20% नीचे का पुट लिया विद 10 days टू एक्सपायरी। अच्छा, हाँ जी, ओके। तो उस टाइम ऐसा था कि ठीक है चलो प्रॉफिट ही हो जाएगा 20%, 10 दिन में डेली का 2% गिरा तब भी जाके मेरा इवन आउट होगा, जहाँ प्रॉफिट ही होगा। हाँ जी, जजमेंट कॉल थी। तो निफ्टी में थोड़ा बहुत देखा, प्रॉफिट बुक कर लिए, कुछ एक्सपायर होने दिए। 90% ऑब्वियसली उस टाइम तो मुश्किल था टच होना,
मार्केट स्टेबलाइज हो चुकी थी। लेकिन जो मेरा RBL का कॉल था वो 2 दिन बचे हुए तक 10% गिर चुका था। अभी 10% मेरी पोजीशन अभी भी दूर है, 2% एक्सपायरी के, 2 दिन बचे हैं एक्सपायरी के। तो उस टाइम बट ऐसा हुआ कि एक दिन रहते वो ऑलरेडी टच कर चुका था उस प्राइस को, ऑलमोस्ट आई थिंक ओके 2-4 रुपये का फ़र्क रह गया था। तो उस टाइम मैंने जो भी था, जितने में रेट था, मैंने बोला आज अगर 7-8% गिर गया है, कल को 4-5% और गिर गया, मेरा तो जितना मैंने कैपिटल लगाया उसका हाफ रह जाएगा। तो मैंने आई थिंक 10% लॉस पे बुक कर लिया। टोटल पोर्टफोलियो का 10% लॉस हो चुका था मुझे। ओके, टोटल पोर्टफोलियो का 10%। हाँ जी, उस एक सिंगल ट्रेड में। ओके, दैट्स अगेन अ टफ कॉल। हाँ जी, तो मैंने लॉस बुक कर लिया कि अभी कल हो सकता है वो 0 पे एक्सपायर हो जाए। वो आप 10% लॉस छोड़िए, हो सकता है उसमें मैं प्रॉफिट भी छोड़ रहा हूँ। बट मैं अगेन आपको ना इंटरप्ट, हाँ जी, कोई इमोशन ही नहीं है, कोई लालच नहीं है, कोई डर नहीं है, कैलकुलेशंस है बस। हाँ जी सर, थोड़ा ऐसा आइडियली ये होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कि हाँ वीडियो जी। का थंबनेल भी यही है, हाँ जी। मोर और लेस, कि सर- स्टॉक मार्केट में हाँ। इमोशन है ही नहीं, जीरो इमोशन। और तुम लर्निंग का सोच के चलो, उस टाइम मेरा एक ही माइंड सेट था कि लर्निंग है, तो मुझे ऐसा लगा चलो 20% लर्निंग फीस दे रहा हूँ मैं, 10% पोर्टफोलियो का 10% गंवाना हाँ जी। इज ए ह्यूज कॉल। नहीं सर, वो पोर्टफोलियो नहीं था, वो मैंने कम अमाउंट ही था जो मैंने ट्रेडिंग के लिए साइड पे निकाला था। यू मेंशन ना कि आपका पोर्टफोलियो का 10% हाँ उस टाइम, हाँ जी, फिर उस हिसाब उस हिसाब से बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा था, वो भी सिंगल ट्रेड पे। तो फिर हाँ चलो कंटिन्यू। फिर हाँ जी, तो आपने निकाल लिया एंड देन इवेंचुअली यू काइंड हाँ जी, मेड लेस लॉस। हाँ जी, नुकसान पे हाँ आपका? जी। तो नेक्स्ट डे भी मैंने ट्रैक किया, नेक्स्ट डे वो बैंक और नीचे चला गया, वही होता जो मैंने एक्सपेक्ट किया था। इससे आपकी लर्निंग क्या है? इससे मेरी लर्निंग यही थी, एक तो कि सिंगल कंपनी पे कभी बैट मत करो, तुम्हें नहीं पता उसकी मैनेजमेंट में क्या हो रहा है, उसके अंदर क्या चल रहा है, और ये सब चीज़ें RBL आई थिंक क्यों गिरा, क्यों हुआ, उसकी न्यूज़ बाद में आई, ये सब पहले हो चुका था। करेक्ट। तो सिंगल कंपनी पे, सिंगल स्टॉक्स पे बैट नहीं लेनी है और स्टॉक सिलेक्शन के लिए कोई लर्निंग? सर। और दूसरी लर्निंग ये थी, निफ्टी है, निफ्टी तुम्हारी इकॉनमी है, निफ्टी पे बैट लेना फिर कंपैरेटिवली सेफ है। हाँ, ये डोल रनिंग थी। ओके, एंड दिस इज व्हेन 2021 में कब की बात है? ये जनवरी का महीना था, शुरुआत की हाँ बात जी, है। जनवरी 21 का। Okay. और जनवरी 21 के आई थिंक मैंने 15-20 दिन हुए थे जो मैंने ये सब जर्नी की। अच्छा, और आज की तारीख में इफ आई जस्ट मूव अहेड, हाँ जी, आप अपने आप को किस तरह से देखते हो? आप अपने आप को इन्वेस्टर देखते हो, ट्रेडर देखते हो, मिक्स देखते हो, क्या है? सर मैं मिक्स ही देखता हूँ, क्योंकि उसके बाद क्या हुआ, ठीक है मार्केट ने 18,000 वगैरह टच किया, उस टाइम के बाद फिर मैंने एक बार जो मैंने लॉस किया था उसको मैंने कवर अप करके 2-3 महीने में लगाए मैंने, धीरे धीरे करके। उसके बाद अपनी ट्रेडर की जर्नी शुरू की, और उस टाइम मैंने वही सोचा कि अभी जो गलतियाँ की हैं वो नहीं करनी है, जो चीज़ें काम की है मेरे लिए वो करनी है। तो हाँ जी, उसके बाद फिर आई थिंक मुझे इन्वेस्टमेंट के भी ऑप्शन मिले, थोड़ा थोड़ा करता रहा, थोड़ा थोड़ा ट्रेडिंग भी करता रहा, बट ट्रेडिंग में फिर मैं ज़्यादा कंसिस्टेंट होता गया। अच्छा, हाँ जी, तो अभी ट्रेडिंग, और सर ऐसा ही उस टाइम मैं जॉब भी कर रहा था, तो मैं इसको एज ए पार्ट टाइम ही ले रहा था। ओ माय गॉड। हाँ जी, ओके, आज भी मैं वही कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ जी, ये आज भी आई थिंक आपने हरनीत सर की लास्ट इंटरव्यू ली, उन्होंने बोला कि 3 साल तो आप पार्ट टाइम ही रहो। हाँ, तो अभी आपका वो वाला मैं phase वही, चल मैं रहा है। उसी फेज में हूँ अभी। हाँ जी, तो आई थिंक ये उसका प्रीक्वल हो जाएगा इस ये वाला इंटरव्यू। कि हाँ, मतलब यू आर वेयर हरनीत वाज हाँ जी, कुछ साल पहले। हाँ जी, तो उसमें वही है कि धीरे धीरे सीख भी रहा हूँ, धीरे धीरे ट्रेडिंग भी कर रहा हूँ। उसके बाद जो प्रॉफिट्स हो रहे हैं, मैं जब भी उनको मौका मिलता है, जहाँ पे भी मुझे लगता है कि हाँ अभी सेंस बनता है इस सेक्टर में इन्वेस्ट करने का, या इस इवन मेरी मोस्ट ऑफ द मेरी इन्वेस्टमेंट्स निफ्टी बीज वगैरह में भी हैं, निफ्टी बीज, बैंक बीज वगैरह में है। Okay. क्योंकि मेरा ऐसा है कि सबसे मेन टारगेट होना चाहिए आपका कैपिटल को कंजर्व करना, दूसरा टारगेट होना चाहिए आपको FD के बीट करना, एफडी को बीट कर, तीसरा टारगेट होना चाहिए आपको इंडेक्स को बीट करना। अगर आप टाइम दे रहे हो, एनर्जी दे रहे हो, आप एनालिसिस कर रहे हो, सबसे पढ़ाई tough कर रहे हो, task तो यही है। हाँ जी, और उसके बाद जो आएगा फिर तुम भगवान हो। ऑब्वियसली थर्ड लेवल का टारगेट पूरा हो गया, देन आप कह सकते हो कि आपने स्टॉक मार्केट में सक्सेस देख ली। हाँ जी, दिस इज व्हाट द डेफिनेशन इज।
और फिर नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए उसको 3 साल 5 साल तक कंटिन्यू करना, कंपाउंडिंग, जिस पे मैं अभी काम कर रहा हूँ। हाँ, और वो रॉ मटेरियल अगर शॉर्टेज में चला जाएगा, हाँ जी, तो कंपनी रेवेन्यू नहीं क्रिएट कर पाएगी। करेक्ट, रेवेन्यू रेवेन्यू नहीं क्रिएट कर पाएगी, वो सैलरीज बढ़ा के नहीं, उसको सैलरी कट देने पड़ेंगे, बहुत कुछ होएगा, अनएम्प्लॉयमेंट आएगी, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। हाँ जी। तो लोग कहते हैं कि स्टॉक मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ता है, सिर्फ स्टॉक मार्केट पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, लोगों की ज़िंदगी पे इम्पैक्ट पड़ता है। हाँ जी, इनडायरेक्टली। तो और दूसरा एग्जांपल है जो अभी एक चीज़ों का मैं देखता हूँ, काफ़ी नज़र रखता हूँ, जो अपने फेड रिज़र्व्स हैं, फेड रिज़र्व, हाँ। फेडरल बैंक्स हैं, इंडिया का रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है, यूएस का फेड बैंक है, बैंक ऑफ यूके है, बैंक ऑफ इंग्लैंड है, वो सब क्या चाहते हैं इस टाइम पे? वो इस टाइम पे चाहते हैं, उनको ग्रोथ नहीं चाहिए, वो बोलते हैं कि अभी हमें इन्फ्लेशन कंट्रोल करनी है। आई थिंक फ्राइडे को ही वो हुआ, उनका इवेंट था, तो उनका कैसा इस टाइम माइंडसेट चल रहा है? अगर वो अगर वो उनका वो ग्रोथ के पीछे पड़े हैं, तो वो चाहेंगे कि लिक्विडिटी ज़्यादा हो मार्केट में मनी फ्लो ज़्यादा हो, लोन्स ज़्यादा दें कंपनीज, ज़्यादा बिजनेसेस ग्रो हो, हैं, बिजनेसेस ग्रो होंगे, लोगों की सैलरीज बढ़ेंगी, एक्स्ट्रा पैसा आएगा, एक्स्ट्रा पैसा लोग प्रॉपर्टी में डालेंगे, अपनी नीड्स को पूरा करेंगे, बचा हुआ पैसा वांट्स में डालेंगे, और बचा हुआ पैसा स्टॉक्स में डालेंगे, और पैसा बच गया तो क्रिप्टो में डालेंगे। आपकी एज 29 ही है ना? हाँ जी। उसके बाद सिमिलरली अभी ऑपोजिट चल रहा है, उसमें बोलते हैं ना, उनकी टर्मिनोलॉजी है क्वांटिटी ईजिंग, जब जहाँ पे रिसेशन वगैरह ये सब 2008 और 2020 में अभी चल रहा है, क्वांटिटी टाइटनिंग चल रहा है, उसके क्या इम्पैक्ट्स आते हैं, तो ये सब भी मैं पढ़ता रहता हूँ साइड पे। क्या होते हैं? मतलब ठीक है, विकिपीडिया यू मेंशन्ड, बट व्हाट एल्स? सर अभी तो आई थिंक अगर आप गूगल पे कोई भी टॉपिक डालोगे तो लेटेस्ट आर्टिकल्स जो होते हैं ब्लूमबर्ग वगैरह में बहुत अच्छे आपको मिलते हैं। उसके अलावा इकोनॉमिक टाइम्स वगैरह, आई थिंक ये बहुत बेसिक सोर्सेज हैं, इनके लिए आपको बहुत कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये सब इनके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होते हैं, इनके इम्पैक्ट्स क्या होते हैं इकॉनमी पे, इसके लिए मैं यूट्यूब फॉलो करता हूँ। यूट्यूब कोई भी एक अच्छे यूट्यूब चैनल, हाँ जी, यूट्यूब चैनल पे आई थिंक कोई भी आप मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैनल उठा लोगे, वो एंड टू एंड सब कुछ कवर कर लेगा। और उसके बाद वो चीज़ें अगर आप डेली डे टू डे, अब उन पे मैं नज़र रखता हूँ बहुत ज़्यादा कि ऐसा कुछ शिफ्ट हो रहा है क्या, इकोनॉमिक में शिफ्ट हो रहा है या फिर लोगों के बिहेवियर्स में शिफ्ट हो रहा है। जैसे अभी रिसेंटली हुआ कि FIIs बेच रहे थे 6 महीने से, आपको पता होगा कितना बेचा उन्होंने, आई थिंक बिलियंस में बेचा है, 20-30 बिलियन, 200 बिलियन या ज़्यादा बोल रहा हूँ। हाँ जी, 60,000 करोड़ ये था। हाँ जी, फिर अपना जून का नंबर। हाँ जी, तो इतना वो सेल कर रहे हैं। आइडली इन सब चीज़ों की वजह से मार्केट आपकी 10-12 हज़ार पे आ जानी चाहिए, बट क्यों नहीं आ रही? क्योंकि अभी पोस्ट कोविड लोगों का मेंटालिटी चेंज हो गया है। इंडिया में मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर की फील्ड से आता हूँ, मुझे पता है लोगों की कितनी सैलरीज हैं, हाँ, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। और उधर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में लोग सबके डीमैट अकाउंट्स हैं, सब म्यूचुअल फंड्स में पैसा डाल रहे हैं। तो वो जो शिफ्ट आया है अभी मिडिल क्लास का, जो भी जैसे जितने ज़्यादा इंजीनियर्स हैं, तो लोगों के माइंडसेट का, स्पेंडिंग हैबिट्स का चेंज आया है। पहले लोग जैसे FD में डालते थे, अभी सब म्यूचुअल फंड्स में डाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो एब्जॉर्ब कर लेगा उस चीज़ को। करेक्ट। तो जो ये बिहेवियरल चेंज आया, इस पर भी मुझे भरोसा था, इसलिए मुझे पता था कि वी हैव टू स्टार्ट परचेजिंग। जब भी गिरनी स्टार्ट की, आई थिंक 16,000 से मैंने परचेजिंग स्टार्ट की थी, कि जहाँ तक गिरेगी, जैसे आपको मैंने बताया पहले, मैं आई थिंक श्रेयस बंदी ने भी ये मेंशन किया था कि आप जितने आपको इन्वेस्ट करना है आप 10 पोर्शंस में डिवाइड कर लो, और हर 300-400 पॉइंट के ड्रॉप पे आप डालते जाओ। आई थिंक मैंने 16,000 से स्टार्ट किया था, 15,300 तक मेरी 4 किश्तें चली गई थी। बाकी That's the right word actually। बाकी के डालने का मुझे मौका नहीं मिला, क्योंकि वहाँ से बाउंस बैक आ गया। अगर जाती तो मेरे पास और कैश पड़ा था। हाँ जी, और चंक्स में इन्वेस्टिंग इज ए सुपर्ब आइडिया। हाँ जी, जो कि लोग करते हैं, बट सुनते बहुत है लेकिन करने वाले एक्चुअली कम ही है। हाँ जी, और ये सब की वजह से फिर अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक्स को फॉलो करते हो, तो आपको मोटा मोटा पता क्या होगा कि कोई भी कंट्री है, उसकी इकोनॉमिक्स या उसकी GDP एक दिन में या एक महीने में 10% चेंज होना बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस होता है। एब्सोल्युटली। GDP ग्रोथ आप 5%, 6%
एक्सपेक्ट करते हो साल का। राइट सर। हाँ। और आप एक्सपेक्ट करते हो कि शेयर मार्केट 20% ऊपर चली जाए या 20% नीचे आ जाए, क्या वो पॉसिबल है? एक सरकार है, अगर वो 20% अपनी जीडीपी को गिरने दे देगी, वो सरकार हो सकता है अगले 20 साल ना आए। पूरी की पूरी स्टॉक मार्केट थोड़ी वोलेटाइल हो सकती है। हाँ जी। मोरलेस कुछ स्टॉक्स डेफिनेटली हो सकते हैं, हाँ वो भी जी। शॉर्ट टर्म में होंगे। हाँ जी, यही रीज़न है कि मैं बोलता हूँ कि हमेशा मैं जो बेट लेता हूँ मैं निफ्टी पे लेता हूँ। एटलीस्ट 95-97% ऑफ द टाइम मैं निफ्टी पे ही, मैं बैंक निफ्टी पे भी नहीं करता हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी फिर भी एक सेक्टर है, सेक्टरल शिफ्ट्स आते हैं। माइक्रो है थोड़ा वो। हाँ जी। तो जो निफ्टी है वो आपका इंडिया का इकोनॉमी की तरह आप लेके चलो, उसको बहुत ड्रास्टिक इवेंट लगेगी जिसकी वजह से लोग बोलें कि अगले साल 10% हो सकता ना ग्रोथ हो, तो मुझे 10% नीचे का लेके चलना चाहिए। हाँ, और लॉन्ग टर्म में अगर इंडिया रिकवर करेगा हाँ जी। तो निफ्टी भी करेगा। हाँ जी। और वो होना ही है। हाँ जी। और इस टाइम पे सर एक मैंने और स्टडी की थी, आई थिंक लोगों को भी टाइम स्पेंड करना चाहिए। मैंने 1990 से 990 से पूरा डेटा निकाला था, और उसमें डे वाइज भी था, मंथली वाइज भी था। डे वाइज भी था। डे वाइज भी था। और उसको मैंने फ़िल्टर किया मंथली, जिस मंथ में 10% से ज़्यादा चेंज हुआ है पॉजिटिव नेगेटिव, उसके उस टाइम के आर्टिकल्स निकाल के पढ़े ओके। कि क्या रीज़न था। ठीक है, इवेंट होना अलग चीज़ है, बट एक इन्वेस्टर या एक जो इक्विटी के इन्वेस्टर्स हैं, वो उन्होंने क्यों सोचा कि हमें 10% ऊपर लेके जाना चाहिए, नीचे लेके जाना चाहिए। उस इवेंट का उस टाइम पे इम्पैक्ट क्या हुआ? इम्पैक्ट क्या था और माइंडसेट क्या था इन्वेस्टर्स का? हाँ जी, उस टाइम पे माइंडसेट और था। लोगों की माइंडसेट थोड़ी चेंज हो गई। और कई बार ऐसा देखा कि 10% नीचे चले गई, लेकिन अगले महीने 10% ऊपर आ गई, क्योंकि उनको लगा कि हमारा जो माइंडसेट था वो हमें जितना लगा था ड्रास्टिक होगा उतना नहीं है। एंड दिस इज द सेम थिंग जो हर ऐसे इवेंट पे होता है। हाँ जी। मोर और लेस लोग पैनिक में सेलिंग करते हाँ हैं जी। या जैसा भी है, कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स पे इम्पैक्ट पड़ता है, हाँ जी। एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम वो चीज़ें रिकवर कर जाती हैं। हाँ जी। और यही चीज़ हाँ। हिस्ट्री में रिपीट होती रहती है। हाँ जी। और सर इसका मैं आपको स्टैट्स बताता हूँ, आई थिंक बहुत लोगों के लिए यूज़फुल होगा। जो मैंने 10% के इवेंट्स निकाले हैं, सबसे पहले तो उनका होने का मतलब मंथली अगर आप देखो सिर्फ 10% होता है, मतलब 90% मार्केट इतना मूव नहीं करता है, 10% मूव करता है। उसके बाद 10% में मैंने निकाला कि वो 10% कौन से इंसिडेंट्स हैं जिनकी वजह से होता है। अगर आप भी नोट करोगे, उसका मेन सबसे बड़ा रीज़न होता है इवेंट्स, फेड इवेंट्स। जब भी आपका कोई भी रिजर्व बैंक है या कोई ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी लेके आता है कि हम इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, मार्केट में पैसा रिलीज़ करेंगे, जब मार्केट से लिक्विडिटी कम करेंगे, वो सबसे बड़ा रीज़न है। दूसरा रीज़न है बजट्स। तीसरा रीज़न है सरकारें बदलना, कि किसी सरकार पे इन्वेस्टर्स को भरोसा है कि ये इन्वेस्टर्स को ज़्यादा सपोर्ट करेगी, टैक्स कम लगाएगी, ये सब। और उसके बाद एक रीज़न है आपका है वॉर्स वगैरह, वॉर्स बिल्डअप होते हैं, जैसे यूक्रेन रशिया वाला हुआ। और सिर्फ 1% ऐसा चांस है जहाँ पे तुम्हें विदाउट प्रायर नोटिस ऐसे इंसिडेंट होते हैं, जैसे कोविड वाला हुआ है एकदम से, 9/11। हाँ जी, टेररिस्ट अटैक हो गया कोई, विच इज़ रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट। सिर्फ 1% सिनेरियो मिला मुझे, आई थिंक तब से लेके अब तक 30 साल हो गए हैं। 30 साल में 2 या 3 ऐसे इंसिडेंट हैं, में विचार 2-3 इंसिडेंट ऐसे हैं जिनमें तुम पहले नहीं कोई जजमेंट कर सकता। तो उसी टाइम मैंने सोचा कि भाई जब भी फैट इवेंट वगैरह होंगे उनसे दूर रहना है, अपना बजट से दूर रहना है, जब इलेक्शंस का रिज़ल्ट आने वाला है उससे दूर रहना है। और सर रिसेंटली मैंने पंगा लेके देखा फैट इवेंट का। अच्छा, आई थिंक जून जुलाई की बात है, जुलाई की बात है। उस टाइम मैंने देखा कि चलो ठीक है, अभी तो अच्छा खासा प्रॉफिटेबल है, जो भी है देखते हैं पंगा लेके। वो है नहीं ज़ीरो या हीरो वाला। आई थिंक उस दिन आई लॉस्ट 5% ऑफ माई कैपिटल, ट्रेडिंग कैपिटल। बट ठीक है, वो मेरा लर्निंग था। नेक्स्ट मंथ ठीक है वो रिकवर हो गया, ड्रॉ डाउन से आ गया मैं बाहर। मुझे बट हाँ जी, वो जो चीज़ मैंने नहीं की थी 1.5 साल में, अभी मैंने करके देख ली। नहीं भाई, वो जुआ ही है। हाँ, उस टाइम पे जब पता है कि मार्केट में हल्की फुल्की वोलेटिलिटी आ सकती है, हाँ जी, एंड उसका पता नहीं कि किस डायरेक्शन में जाएगी, करेक्ट, तो फिर पॉइंटलेस टू गो। हाँ जी, वो मेरी डायरेक्शन में चली जाती तो हो सकता मेरा 10% बन जाता,
तुक्का बन जाता है। हाँ जी, बट इट्स फाइन। अभी मैंने वही देखा कि कंजर्व करना ज़्यादा बड़ी चीज़ है। तो सीखने के पर्सपेक्टिव से लेके मेजरली व्हाट यू आर डूइंग इज एज ऑफ नाउ यू लुकिंग एट सम कुछ यूट्यूब चैनल्स को फॉलो कर रहे हैं, या आप कुछ फॉर्मली भी सीख रहे हैं कहीं से? सर या आपको एक्सपीरियंस ही सिखा रहा है? सर यूट्यूब चैनल्स ने मुझे गाइडेंस दी है, उनसे मैंने टिप्स ली हैं। वो मतलब जो अच्छे ट्रेडर हैं, मतलब अगर वो बोल रहे हैं कि हमने ये चीज़ 20 साल की है और अब हम अभी ये चीज़ कर रहे हैं, मतलब उनके लिए वो चीज़ काम की गई है। तो मे बी हम पागल होंगे अगर उन्होंने कोई गलतियाँ की हैं, वो अपनी लर्निंग से बता रहे हैं और तुम फिर तुले हुए हो कि नहीं हम ये गलती करेंगे। बात ठीक है, क्योंकि इंडिया की ज़्यादातर पॉपुलेशन जो इन्वेस्टर या ट्रेडर की तरफ डायरेक्शन देखती है अपनी, हाँ जी, वो यूट्यूब एक यूनिवर्सिटी है। हाँ जी, हाँ आज जी, की तारीख में तो उसको एक यूनिवर्सिटी की तरह ही देखती है। बट सिलेक्टिंग स्पेसिफिक पीपल चैनल्स, वो किस बेस पे आता है कि यार ये बात जेन्युइन लग रही है या ये बात फेंक रहा है? सर जजमेंट क्या है? तो अगर किसी को सीखना हो हाँ जी, तो वो कैसे सीखेगा ये चीज़? सर सबसे पहले तो आई थिंक एक चीज़ होनी चाहिए। जो बंदा अपनी, अगर आप बैठा है, ठीक है, यूट्यूब पे बैठा है, अगर वो बंदा कर रहा है, एक तो आप चीज़ देखो कि वो आपको ललचा रहा है या नहीं कर रहा है। वो बोल रहा कि नहीं ये तो बहुत फाड़ चीज़ है, ऐसा जैसे आप बोलते हैं कि 5% तो बिजनेस में भी आपका चांसेस होता है सक्सेसफुल होने का। जो बंदा सच में आके यूट्यूब पे बोल रहा है कि हाँ 5% लोग ही प्रॉफिटेबल होते हैं, इसके बाद भी तुम्हें करना है तो ट्राई कर लो, जो ऐसी भाषा बोलता है हाँ जी। उस पे। और दूसरा ऐसा हो गया कि कुछ ऐसे भी हैं जो अपनी जेन्युइनली अपनी डे टू डे अपनी जो ट्रेड्स हैं उसके लिए बहुत ट्रांसपेरेंट है, जो अपनी P&Ls के लिए बहुत ट्रांसपेरेंट है कि भाई अगर आपको सिखा रहे हैं तो हम जो कर रहे हैं उसी आपको दिखा के फिर सिखा रहे हैं, ऐसा नहीं। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इज़ श्रेयस बंदी एंड प्रफुल्ल कुलकर्णी। मैं उनको फॉलो करता हूँ, ऑल्दो लाइक मैं उनकी सेम ट्रेडिंग्स, आपका नाम लिया जा रहा है। हाँ, तो ऑल्दो लाइक मैं मेरा ट्रेडिंग स्टाइल उनके साथ बिल्कुल मैच नहीं करता, मैं डे ट्रेडिंग नहीं करता हूँ जैसे वो करते हैं, बट स्टिल आई गेट टू लर्न थिंग्स फ्रॉम देम। जिम में भी जाते हैं उनकी तरह? नहीं सर, वो करेंगे कोई नहीं। सर अभी 2 जॉब्स हैं ना मेरे। करेक्ट। हाँ जी, सो मेजरली दीज आर द, हाँ जी, दीज आर द वेज, ये तरीके हैं। अगर आप उनको फॉलो करोगे आपको समझ जाएगा कि हाँ दे आर जेन्युइन। ओके, एंड अबाउट योर फ्यूचर, हाँ जी, या अभी पानी की तरह बहना है और देखते हैं कहाँ पे जाते हैं, हाँ। या कुछ सोच रखा है? सर अभी के लिए तो जिस जॉब ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया है, मतलब अदर चीज़ें ट्राई आउट करने का, उसी में हूँ मैं, मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मैं आई एम लाइकिंग दैट जॉब ऑल्सो। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उस जॉब से दुखी होकर इस तरफ आया हूँ। उस जॉब ने मुझे टाइम भी दिया, पैसा भी दिया, ताकि मैं उस टाइम से सीख पाऊँ और उसमें पैसा डाल के एक्सपीरियंस भी ले पाऊँ, राइट। तो अभी तो मेरा ऐसा है कि अगर मैं 3 साल 5 साल पैसे से पार्ट टाइम ट्रेडिंग करते हुए भी टिका रह गया बिना अपनी कैपिटल लूज़ किए, तो आई विल कंसीडर इट एज अ फुल टाइम, उसके बाद ही। ओके, हाँ जी, अपना खुद का कोई यूट्यूब चैनल बनाने की सोची है? अभी तो नहीं चैनल सर। या कोई भी? अगर कल को जाके बनाता हूँ तो सर वो मैक्रो इकोनॉमिक्स पे होगा, ट्रेडिंग पे नहीं होगा। मेरा वो ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट का एरिया है मेरा, उसको मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ कि मैक्रो ट्रेंड्स क्या हैं, आगे क्या हो सकता है। और ऐसे सब में मुझे लगता है कि जो ट्रेडिंग है वो एक टूल है, जो नॉलेज है आपकी वो मैक्रो इकोनॉमिक्स की है। अगर मैंने एक ट्रेंड भी सही पकड़ लिया, आई थिंक हो सकता है कि ये टूल को पकड़ के हो सकता है वो मैं अपना लाइफ टाइम का पैसा उस एक ट्रेंड से बना लूँ। करेक्ट। तो ये मेरी सोच है अभी के लिए। ट्रेडिंग मैं इसलिए सोचता हूँ ताकि ये आपको पता हो। बेसिकली पता क्या है, इंडिया में देयर इज अ ह्यूज रिक्वायरमेंट कि जो लोग थोड़े सुलझे हुए हाँ हैं जी, इन्वेस्टिंग को लेके, फाइनेंस को लेके, वो अपनी बातें शेयर करें, हाँ जी, सिखाएं, हाँ जी, समझाएं। जैसे देयर आर पीपल जो जिनसे आप सीखते हैं, हाँ जी, वैसे ही बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट करते हैं उन एरियाज़ के बारे में जानना हम्म, जिनको कोई किताब, कोई स्कूल, अपने स्कूलों में कहाँ पढ़ाते हैं ये सब। हाँ जी, उस तरीके से तो नहीं पढ़ाते, एटलीस्ट कि वो हमारे लिए बेनिफिशियल हो सके। हाँ जी, तो मैं तो आपको ज़रूर कहूँगा कि जी। यू शुड डेफिनेटली कम ऑन अ प्लेटफॉर्म, हाँ जी, और अपनी जो थॉट प्रोसेस है किसी भी फॉर्मेट में आप ज़रूर शेयर करें। हाँ जी, एंड एट द सेम टाइम
बहुत अच्छा लगा जसप्रीत, डेफिनेटली सर, सेम है। आपने यू डिस्क्लोज्ड एवरीथिंग मोर लेस, आपने पूरी जर्नी बताई आपने। आई एम प्रीटी श्योर कि काफ़ी लोगों को इससे सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। एंड इस वीडियो को 2-3 बार देखना तो जाके बहुत बार समझ में आएगा अच्छे से कि एग्जैक्टली प्रैक्टिकल लेवल पे जो चीज़ें जसप्रीत ने बताई हैं वो आप अपनी लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं। जसप्रीत, आप कुछ कहना चाहें? एक ही चीज़ बोलूँगा कि रिच बनने के लिए मत जाएं, नॉलेज एकत्रित करें। अगर एक बार नॉलेज आपके पास है तो आपको बहुत टूल्स मिल जाएंगे पैसा बनाने के। तो और ऐसा है कि ट्रेडिंग से रिच बन सकते हैं, लेकिन 5% लोग प्रॉफिटेबल हैं, उसमें से रिच कितने % होंगे वो आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए। तो अगर आप आते हैं, अगर आप सिर्फ इतना ही टारगेट करो कि आई वांट टू मीडियोकर एंड बी प्रॉफिटेबल, दैट्स इट। अगर आप जाओगे कि मुझे टॉप 1% में जाना है, हो सकता है आप डाइवर्ट हो जाएं, आप लालच में ही दूसरा रास्ता पकड़ लें। बट माइंडसेट जो होना चाहिए एट दिस एज कि लालच नहीं है और डर भी है, तो डर से कटना पता है कि कैसे कटना है। तो जो सीखना है, बाकी चीज़ें तो अलग मुद्दे हैं, ये सीखना, कीप दैट माइंडसेट फॉर लाइफ, बहुत आगे लेके जाएगा। एक चीज़ बताना चाहूँगा, और सर एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा कि इस टाइम पे अगर आप सोच रहे हो कि मैं ट्रेडिंग की तरफ ही चल लूँ, फुल फ्लैश चल लूँ, तो हो सकता है आपके पास प्रेशर हो आप पे कि भाई मैं पैसा कमाना है इससे, मुझे इससे रिच होना है, मेरे पास सिर्फ यही अल्टरनेटिव है। एक चीज़ बोलूँगा कि जो आपके हाथ में जॉब है, आप जो चीज़ कर रहे हो उसके साथ ट्रेडिंग करो और देखो कि ट्रेडिंग वर्कआउट होती है आपके लिए या नहीं होती है। ट्रेडिंग में अगर 5% लोग प्रॉफिटेबल हैं तो 5% ही चांस है आपके लिए वो वर्कआउट करेगी। करेक्ट। और अगर मैं बोलूँ कि आप जब बाहर जाके दुकान खोल लो, लेकिन 5% चांस है कि वो दुकान चलेगी, आप नहीं खोल लोगे। तो आप अपना काम पकड़ के रखो, जॉब कर रहे हो जॉब मत छोड़ो, उसके साथ में अगर आपको ट्राई करना है 2-3-4 साल निकालो, अगर आपके लिए वर्कआउट कर रही है फिर सोचो कि हाँ कि हमें इस चीज़ की ट्राई करनी चाहिए। एब्सोल्युटली, वेरी वेल सेड। 5% के चांस के ऊपर कोई दुकान तो नहीं खोलेगा। तो वही चीज़ तो यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। किसी और की दुकान में तो पैसा लगा रहे हो। हाँ जी। इन्वेस्टिंग इन समबडी एल्सेस बिजनेस। हाँ जी। परफेक्टली सेड। बहुत मज़ा आया यार, सीरियसली। एंड आई लर्नड अ लॉट ऑनेस्टली, स्पेशली फ्रॉम माइंडसेट पॉइंट ऑफ व्यू। एंड होपफुली आप दोस्तों ने भी बहुत कुछ सीखा हो। ज़रूर बताना। अभी के लिए इतना ही। विल कम बैक विद अनदर वीडियो सून। थैंक यू सो मच।